हमारे प्रोग्राम का यह हिस्सा बहुत ख़ास होने जा रहा है। आप समझ गए होंगे मैं किस बारे में बात करने जा रही हूँ। सुरों की मलिका तरन्नुम नूरजहां साहिबा के हवाले से हम बात करने जा रहे हैं। आज उनकी 21वीं बरसी है और उनके गाए गीत आज तक हमारे कानों में रस खोलते हैं। मतलब आज भी उनका कोई भी गाना उठा के सुन लें, शायरी जो भी थी, आवाज़ उनकी कमाल थी, खूबसूरत थी। और अगर बात की जाए उनके एक्टिंग करियर की, तो जब उन्होंने एक्टिंग स्टार्ट की वो भी शानदार उनका एक दौर था। और गाना जो साथ साथ गा रही थी वो तो खैर वो बचपन से ही गा रही थी। तो उनकी आवाज़ का जादू सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं, बरसगीर में, पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान हो, दुनिया का कोई भी कोना हो, सब जानते थे कि मलिका तरन्नुम नूरजहां की आवाज़ में गाया गाना कितना खूबसूरत था, है और यकीनन हमेशा रहेगा। कसूर में पैदा हुई थी और बड़े होकर नूरजहां के नाम से उन्होंने शोहरत पाई। और जैसे कि मैंने जिक्र किया, एक्टिंग हो या म्यूज़िक हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, कोई भी शोबा हो, उन्होंने अपना नाम बनाया बल्कि अमर कर दिया। तो उनके हवाले से हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। और 74 साल उनका माशाल्लाह करियर था, इतना लंबा माशाल्लाह उन्होंने एक वक्त गुजारा, बेहतरीन खूबसूरत आवाज़ का जादू पूरी दुनिया में उन्होंने चलाया। तो आज हम बात करेंगे मलिका तरन्नुम नूरजहां के हवाले से और उनको अपने प्रोग्राम के ज़रिए खिराज तहसीन पेश करेंगे, खिराज अकीदत भी पेश करेंगे, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान के लिए सिर्फ गाने ही नहीं गाए बल्कि जो मिलनी नगमे उन्होंने गाए, हम सबको ये याद है, हम सुनते आ रहे हैं कि 1965 की जंग में जो उन्होंने मिलनी नगमे गाए थे, तो ये कहा जाता था कि जब रेडियो पे उन नगमों की आवाज़ गूंजती थी तो सबके अंदर एक जोश और जज्बा पैदा हो जाता था कि मलिका तरन्नुम नूरजहां साहिबा की आवाज़ में एक इतना खूबसूरत मिलनी नगमा होता था। तो हम अपने गेस्ट से भी आपका तारुफ करवा देते हैं। डॉक्टर उमर आदिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। बहुत मेहरबानी। वालेकुम अस्सलाम जी। और साथ ही साथ अजरा जहां साहिबा किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। नहीं, एक बात मैं कहूँगा और मैं आपको टोकूंगा इस बात पे जी। मेरी बहन जो मेरे साथ आज यहाँ बैठी हुई है, अगर पूरे पाकिस्तान में कोई खातून, कोई गुलकारा इस प्रोग्राम के लिए बेहतरीन मेहमान हो सकती थी, वो बीबी अजरा जहां है। मैं क्यों? मैं उसकी दलील दूंगा और आपको उसका सबूत देता हूं। अच्छा। सबसे पहले मेरी बहन की रगों में भी वही खून दौड़ रहा है जो मलिका तरन्नुम नूरजहां की रगों में दौड़ता था। रिश्ते में ये मैडम की भतीजी और मैडम इनकी फुफ्फो हैं। अच्छा, मैं गलत नहीं कह रहा ना जी? बिल्कुल। पूरा कम लोग जानते हैं। आप तभी तो मैंने आपको ये बात कही है। अरे यहाँ लोगों को कुछ पता ही नहीं है। मैं अपनी बहन के बारे में ना कहूँ, और इनकी वजह से ये वाहिद नेक्स्ट जनरेशन है मलिका तरन्नुम नूरजहां के खानदान की, जिसने फिल्मी मौसीकी में और गैर फिल्मी मौसीकी में ये दर्जा और ये मकाम पाया, वरना इनके अलावा कोई इतना कामयाब नहीं हुआ। वैसे मेरी बहन नोशो ने भी गाए थोड़े से गाने और मैंने बड़ी प्यारी, मगर वो गाल नहीं जड़ी अजरा जहां है। बिल्कुल। मैं आपको थोड़ी सी एक बात बताऊं, ये लड़कियां जो हैं, ये कसूर का एक नवा है जिसका नाम है कोट मुराद खान। अच्छा। वहां के एक छोटे से मोहल्ले में पैदा हुई हैं। अच्छा। और मैं आपको ये बता दूं कि अजरा जहां साहिबा का थोड़ा सा ताल्लुक भी मैं वाजे कर दूं, आज अगर बात मौका मिला है तो कोई हर्ज नहीं है। लोग क्या क्या निकल जाते हैं, तो दस्या जी मैं कोई गलत गलती नहीं कह रहा और मेरी तहकीक सही है कि नहीं। आपको तो सब मैडम के वालिद मदद अली, उनके बड़े भाई फरीद अली और उनके तीसरे भाई थे जो इनके दादा थे। मैं गलत नहीं कह रहा, लाला गुल्ला यानी कि गुलाम अली। और लाला गुल्ला के आगे से 3 बेटे, लाला मंदा, लाला बस्सा, लाला हैदू और 2 तियां, हैदर बांदी ते मुबारक बेगम। बिल्कुल। और हैदर बांदी की भी क्या मैं आपको बताऊं कि ये जिनकी फूफी थी, वो किस दर्जे की अदाकारा और गुलकारा थी। मगर चूंकि मैडम के फर्स्ट कजन थे लाला बस्सा, तो इसलिए वो मैडम इनकी फूफी लगी। और आखिरी बात एक और कहूंगा कि मैं एक आखिरी दलील दे दूं, गल पक्की हो जाए ना जरा। एक चीज हमारे यहाँ अदब के साथ और तालीम के मामले में बहुत बड़ी होती है। ये अपने वालिद की औलाद जरूर हैं, लेकिन ये दुख्तरे मानवी हैं अपने उस्ताद की, जिनका नाम उस्ताद गुलाम मोहम्मद कसूरी था। ये वही साहब हैं जिन्होंने मलिका तरन्नुम नूरजहां को इब्तदाई तालीम कोट मुराद खां में दी। माशाल्लाह दोनों के उस्ताद भी एक हैं। उस्ताद भी एक है। इस तरह ये सिर्फ फुफ्फी और भतीजी नहीं है, ये उस्ताद बहने भी हैं, जो कि बहुत बड़ा दर्जा है। बिल्कुल, मकतब से फारिगुल तहसील कहा जाए तो गलत नहीं होता। बिल्कुल। और आपको मैं एक आखिरी बात बता दूं, मैडम के जितने भी मौसीकार थे जो मैडम से इश्क करते थे, उन्होंने मैडम के बाद अगर किसी से इश्क किया है और इनको बेहतरीन धुनें दी हैं तो वो इनको दी हैं। उनमें मतलब ना नहीं लेंदा, फिर घर बहुत ही बढ़ जाएगी। डॉक्टर साहब ने आखिरी बात की, लेकिन अभी तो बातें शुरू हुई हैं, तो इसलिए हम इसको आखिरी बात तो कह नहीं सकते। आपने भी मैडम के साथ बहुत वक्त गुजारा है, उनके साथ कुछ अपनी यादें भी शेयर करते हैं। आपने माशाल्लाह उनका शजरा नस्ब भी इतना याद किया हुआ है। सही फरमाते हैं सर। मैंने तो मैडम से इश्क किया है, वक्त मेरा बहुत कम गुजरा है। मैं आपको सही बात बताऊं, मेरी उस वक्त उम्र बहुत कम थी,
जिस खातून से मैंने मैडम की महक सूंघी है, उनके गुफ्तगू का जायका उठाया है, उनकी मोहब्बत का जायका उठाया है, वो मैडम मोहतरमा जिले हुमा साहिबा है। मेरा वक्त 23 साल उनके साथ गुजरा है। और वो इनकी सबसे बड़ी बेटी थी बीबी अजरा बीबी यहाँ बैठी हैं। बेटा जी बेटी वही थी, मैं आपको ये बताऊं, बाकी भी हैं। सबसे आर्टिस्ट में प्यार करती थी वो, बहुत करती थी हुमा जी। इस कदर अगर मैडम का परतौ था, आप यकीन कीजिए कि मैंने मैडम को जाना सही जो है वो बीबी जिले हुमा के जरिए है, और उसके बाद इन लोगों के जरिए। ये वही खानदान है। आप कहते हैं कि खाना एक बड़ी अहम चीज है, गाने के साथ दूसरी चीज के लिए खाना। मैं आपको बताऊं कि दर्जनों हॉट पॉट ऐसे हैं कि जो बीबी अजरा जहां के पकाए हुए बेहतरीन करेले गोश्त और धनिया गोश्त और मेथी गोश्त से भरे हुए मैडम के यहाँ गए और कभी वापस ना आए। डॉक्टर साहब, मैं कहीं पढ़ रही थी कि जो जिले हुमा साहिबा हैं, ज़ाहिर उनकी बड़ी बेटी थी, और मैडम जब जाती थी कहीं किसी फंक्शन में, शो में, तो अपने बाकी तमाम बच्चों को उनके सपोर्ट करके जाती थी, और वो उनका बिल्कुल माँ की तरह ख्याल रखती थी। एब्सोल्युटली। आप यकीन कीजिए कि माशाल्लाह बाकी बेटियां भी, 3 बेटियां और हैं, और बहुत अच्छी बच्चियां हैं। मैंने जितनी हुमा जी को कुर्बानी देते देखा है, मैंने जिस किस्म की मोहब्बत उनको अपनी बहनों से करते देखा है, हालांकि बाप मुख्तलिफ थे, लेकिन उनके सामने बैठ के कभी महसूस होता था कि 2 अलग बाप हैं। एक मैं आपको बात बताऊं मैडम की, एक दफा ये मेरे सामने का वाकया है, कराची का वाकया है। कोई चीज थी छोटी सी, उसका मैं जिक्र करूं। वो किसी मजबूरी की तरफ से, मजबूरी की वजह से मैडम ने अपनी एक और बेटी को दे दी। और हुमा जी का दिल हल्का सा जरा अपने खराब हुआ, तो उनका चेहरा देखकर उन्होंने बड़े ही प्यार से हुमा जी की थोड़ी पे हाथ रखा और कहने लगी, हुमा मैं तेनू जो दे चलनी है ना, ए चौकटी, वो और किसे को नहीं, यानी कि मैं अपनी सूरत तुम्हें दे गई हूँ। बिल्कुल। और वाकई आप यकीन कीजिए, जब हुमा जी ने गाना शुरू किया, और मैडम को बता के गाना नहीं शुरू किया, अलग से गाना शुरू किया, तो लोगों ने बातें की। और मुझे याद है कि एक जगह कहने लगे कि देखें हुमा, हम आपका गाना नहीं सुनने आए, हम आपको देखने आए। कहने लगे चलो मेरा गला ना सही, मेरा मुंह से। वो बिल्कुल मैडम की कॉपी थी। मैडम की कॉपी। और यकीन कीजिए जिस किस्म की उन्होंने अपनी माँ की याद को जिंदा रखा है। बेटा मैं आशा तुम्हें बताऊं कि जब तक हुमा जी जिंदा थी, खुदा ताला उन्हें करवट जन्नत नसीब करे। हर साल मैडम की 2 बरसियां होंदियां सर, यानी कि एक वो रमजान में करती थी और एक दिसंबर में करती थी। आप यकीन कीजिए उसके बाद हम जैसे तो नालायक तरीन लोग हैं, हम किसी और को भी तौफीक नहीं हुई कि मैडम की याद में कोई बरसी की जाए। आपकी बड़ी मेहरबानी है कि आपने ये प्रोग्राम किया, और खुदा आपको इसकी जज़ा दे। बड़े लोगों की याद को मनाना छोटों को भी बड़ा कर देता है। और अब जरा रिश्तेदारी की जानिब भी जाएं, अजरा जहां साहिबा, आपसे तो उनका करीबी ताल्लुक भी था, और एक उस्ताद भी एक थे, एक आपस में उठना बैठना भी था। उनके हवाले से आप कुछ यादें ताज़ा कर दें। यादें ताज़ा तो हमारी आपकी यादें तो खैर हमारे दिलों में रहती है, लेकिन हम अपने नाज़रीन के लिए कुछ छोटे-छोटे से लम्हात शेयर करना चाहते हैं। वो हस्ती है कि सदा याद रहने वाली, और इंसान भूल नहीं सकता। तो वो मेरी फुफ्फो थे, हम कसूर में ही थे, हमारे पास कसूर आया करती थी, और कहना मेरी मामा को बोलना मुझे मकई की रोटी और साग खिलाओ। अच्छा। वो खाया करना, और बैठ के गप्पे शप्पे लगाना। एक बार बोला, मेरे पापा को बोला, लाला अजरा मैनू दे दे। अच्छा। मुझे दे दो अजरा, मुझे मांगा। तो मेरे वालिद ने बोला, ना ये मैंने पर्स उठाने के लिए नहीं भेजना, ये मेरी प्यारी बेटी है। वैसे आपकी भी बेटी ले जाओ, कोई ऐसी बात नहीं। क्योंकि पहले भी वो होते थे ना उनके पास, नौशो जी, वो भी मेरा प्यो बड़ा है। इस तरह महसूस कीजिए, जो फनकार है ना, अगर उसमें गैरत नहीं ना तो फिर कुछ भी नहीं है। तो मेरा वालिद बहुत अकड़ वाला था, बॉडी बिल्डर था। अच्छा। हाँ, तो शुरू से ही बस साथ ही रहते थे। रियासत इंदौर गए थे जी, इंदौर की रियासत के इंदौर में गए थे। उधर एक प्रोग्राम था, तो छोटी थी, तो वहाँ फूफो ने गाया। उनका एक वो रियासत इंदौर के नवाब जो होते हैं ना, उनका एक शेर था। अच्छा। वो सीढ़ी में बांधा हुआ था। ये छोटी थी, मसलन 10-12 साल की। बिल्कुल सही। तो वैसे गई, तो उनको शेर को छेड़ दिया। अच्छा। तो से वो धाड़ा कि ऐसे झपटा के जल्दी से मेरे पापा जी ने
बचा लिया। अच्छा। तो उसकी गर्दन को ऐसे झटका लगा, वो वहीं ख़त्म हो गया। हाँ उनका, तो अल्लाह ने बचा दिया। सही बात है, मेरे पापा ने बचाया। अच्छा चलें, हम यादें तो साथ साथ ताज़ा कर रहे हैं, कुछ सुन भी लेते हैं। आप कुछ प्यारा सा सुनाएं, उनकी आवाज़ तो कोई भी नहीं, कोई इसका नेमुल बदल नहीं है, कोई उनकी जगह नहीं ले सकता, लेकिन बहरहाल किसी की परछाई तो होते हैं हम भी। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। खूबसूरत सी हमारी ब्रेक हुई थी, इख्तिताम हुआ था ब्रेक का। आगाज़ में अब थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं, फिर कुछ ना कुछ खूबसूरत आवाज़ में सुनेंगे अज़रा जहां साहिबा की। डॉक्टर साहब, यहाँ पे आपकी जानिब में सवाल डालना चाहूँगी कि कहा जाता है कि मैडम ने फैज़ अहमद फैज़ साहब को अमर कर दिया। ये मतलब फैज़ अहमद साहब की अपनी एक शोहरत, अपनी जगह, लेकिन उन्होंने 4 चांद लगा दिए उनकी। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो वाकई ऐसी बात है। लेकिन सिर्फ फैज़ साहब का तज़किरा क्या, मैडम को मैं कहता हूं कि उनका लम्स मायादास का लम्स था। मायादास कौन होता है? मिट्टी को हाथ लगा दिया तो सोना बन गया। आप फैज़ साहब तक आई हैं, जरा पीछे चलते हैं। एक साहब थे, फ्रूट बेचते थे बंबई के अंदर, और पेशावर से आए थे बेचारे, वहां से पनाह गज़ीं होके। आप यकीन कीजिए, वो जब तक मैडम के साथ फिल्म जुगनू में ना आए और मैडम के साथ एक ही फ्रेम में उन्होंने यहाँ बदला वफा का बेवफाई के सिवा क्या नहीं पिक्चराइज कराया और उनके हीरो नहीं बने, वो दिलीप कुमार ना बन सके। अच्छा, आप फैज़याबी की बातें कर रहे हैं। यकीन कीजिए, किसी गैर मारूफ मौसीकार की एक धुन गा दी और जिंदगी भर के लिए उस मौसीकार का असासा हयात और मताए हयात वो धुन बन गई। मैं कितनी ही मिसालें आपको दे सकता हूँ। उसके अलावा आप यकीन कीजिए, इन खातून के बारे में एक बात कहना चाहता हूँ। आपने कहा कि वो यादें शेयर करें, मैं इनकी बातें आपको शेयर करूं जो आज के लोगों के लिए एक सबक भी है। अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। मैं बड़े शौक से बीबी को मिलने इनके घर जाता हूँ और वहाँ जो बेहतरीन चीजें, अरबी गोश्त पक्का सी पिछली बारी के मुंह नहीं सी लफ्जा, मगर जो असल चीज मेरे दिल को घायल करती है, आप इनके घर जाइए, ड्राइंग रूम में सामने एक बहुत बड़ी तस्वीर लगी हुई है। उसमें बीबी अज़रा जहां है नीचे, और ऊपर इनकी फुफ्फो इनके साथ है। जो इनकी आंखों में अदब और मोहब्बत है और जो उनकी आंखों में शफकत है, वो देखने की चीज है। मेरा कहने का मतलब यह है कि आज जो उठता है बड़बोला, बदतमीज, बेमुर्शदा, बेउस्तादा, बेसुरा, बेहिदायता, गुमराह, वो आके बड़े बड़े लोगों के ऊपर, चांद पे थूकने वालों के अपने मुंह के ऊपर थूक गिरती है। और जिन्होंने अदब किया वो बानसीब हुए। बाअदब की बात कर रहे थे, तो ये मशहूर मकूला है, बाअदब बामुराद, बेअदब बेमुराद। तो जाहिर सी बात है, वो खुद भी बाअदब थी और उनके आगे से माशाल्लाह बच्चे भी इतने बाअदब, मतलब जिनका भी हम सुनते हैं। और खासतौर पर ज़िले हुमा साहिबा की आप बात कर रही हैं, वो तो उनकी थी ही कॉपी। बेटा, मैं तो उनका जिक्र करूंगा, मैं तो दिल करता है कि रोज उनका जिक्र करूं, और यही हाल मेरी बहन का है। ये भी उनकी मोहब्बत में गिरफ्तार है बहुत इस कदर। मगर एक बात आज जरूर कहूंगा, हुमा जी के 4 बेटे हैं माशाल्लाह। खुदा की कसम, मैंने अगर माँ की दुआ किसी को लगते देखा है ना, तो उन 4 बेटों को लगते देखता है। मोहम्मद अली भट्ट, अहमद अली भट्ट, मुस्तफ़ा, कुकी। आज आप यकीन, मैं एक बात बुरा ना मनाइएगा मेरी बात का, हमारे यहाँ कहा जाता है कि ब्रोकन होम्स के बच्चे कामयाब पेयर्स नहीं बनते शादी में, यानी कि जिनके माँ बाप में तलाक हो जाए। इस वक्त मेरी नजर में, और खुदा ताला उनको हमेशा शादो आबाद रखे, 4 बेटे जो अपनी बीवियों के गर्विदा हैं और नेक तरीन लड़कियां उनके निकाह में हैं, वो हुमा जी के 4 बेटे हैं। और ये अच्छी तरबियत, सर ये दुआ है, तरबियत नहीं, ये दुआ है। दुआ के आगे माँ की जो दुआ आती है, माँ की जो दुआ, माँ की दुआ, इसलिए हुमा जी को उनकी माँ की दुआ लगी और हुमा जी की दुआ उनके बेटों को लगी। मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूँ, आप गाना नहीं सीख सकते, आप मलिका तरन्नुम नूरजहां नहीं बन सकते, आप उनकी जिंदगी से सबक ये ले सकते हैं कि किसी बड़े की दुआ लें। अपने काम में जो भी आप काम करते हो उसे गैरत से कीजिए। माँ जी मेरे घर आई, इतना मेरे से प्यार करते थे, तो मजाजन फिल्म मेरी उस वक्त हिट हुई थी। अच्छा। तो कहती है, ज़रा ये तूने क्या गा दिया है, मेरे माशाल्लाह माशाल्लाह। तो वो पूरी केसर लगा के ना, रात को कहती डिम लाइट होती है तो मैं ये लगा के सोती हूँ, मुझे नींद नहीं आती। मजाजन फिल्म पंजाबी के गाने, मेरे अपने गाने सुन के रात को, हाँ वो रात को सबसे पसंद था आपकी इस फिल्म का? सारे अच्छे, उसमें 12 गाने थे। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एजाज़ हासिल है कि मैं पहली सिंगर हूँ कि पाकिस्तान में मैंने एक फिल्म में 12 गाने, जो तो 13वां गाना निकाल दिया, 13 थे। अच्छा। वो 12 गाने माशाल्लाह इस फिल्म के थे। हर गाना हिट। और हुमा जी जो गाना सुनती थी वो ये था कि दिल दियां लगियां नु कौन जानदा, मैं जान दी या मेरा रब जानदा। वो सिर्फ एक दौर चल रहा सी, तानू भी पता है। हां बनो पता है। फिर वो जिंदड़ी इश्क ते धागे विच सोच समझ के परों, ये भी सुनती थी।
अच्छा, आपको अज़रा साहिबा, आपको मैडम का कौन सा गाना सबसे पसंद था? मैं ये कह नहीं सकती कि उनके किसी गाने में से सिलेक्ट करें, क्योंकि उनके हर गाने बेमिसाल थे। मैडम जी को तो वो तो पाकिस्तान के तो सारे गाने कभी एक उठाओ दूसरा उठाओ सारे ही अच्छे हैं, बुरा तो कोई गाना नहीं। सुनती और आपको वो कि हाँ ये सुन के बुरे वो गाने मैं बता सकती हूँ जो पंजाबी दौर आया था, गनासे वाले गाने, ये जो गुजरों की फिल्में थी, बस ये वक्त के साथ चलना तो पड़ता है, बिल्कुल चलना पंजाबी दौर था। तो वो इस बारे में ना बीबी जी की बात थोड़ी सी आगे बढ़ाता हूँ। लोगों पे मैडम पे एतराज करते हैं कि आपने फलां गाना गाया, उसके बोल कुछ अच्छे नहीं थे। मैडम शायरा नहीं थी, मैडम प्रोड्यूसर नहीं थी, म्यूजिक कंपोजर नहीं थी, मैडम गुलकारा थी। आपने, मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूं, मैंने पहले बता दी कि वक्त को उसको देखना पड़ता है, मगर क्या मैडम ने अपना फर्ज पूरी तरह निभाया कि नहीं? एक गाना था ख्वाजा परवेज साहब का लिखा हुआ, ठीक है, मेरी बैल दी कमीज आज पाट गई है। कभी आपने सोचा है कि ये गाना शुद्ध दरबारी में है? एक सुर नहीं हिटता, सजना दी जगते मिसाल कोई ना, ओदे बाजो मेनू भी ख्याल कोई ना, सारे ओनू मन गए ने पूरे होए मेरे ख्वाब लाके लिखे था साहब मेरी बैल दी कमीज। मैं कहता हूं कि कहीं दरबारी का अगर सुर हटा हो, आप अल्फाज का जो इल्जाम है वो दीजिए। पूरी शायरी सुन के इंसान को बोलना चाहिए कि एक लफ्ज को पकड़े मेरी वैल दी कमीज पार गई है, जो बस मैं क्या बताऊं जो नसीब। अच्छा चले हम अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे, अभी छोटी सी ब्रेक का टाइम हुआ है, क्योंकि बातें इतनी करने वाली है आपसे, हमने कुछ प्यारी सी आपकी आवाज में सुनना भी है, लेकिन अभी एक ब्रेक का टाइम हुआ है, ब्रेक से हम वापस आएंगे, लेकिन आपने कहीं नहीं जाना। खूबसूरत, जबरदस्त, बहुत प्यारा आपने गाया, गजल भी हो गई। मेरा दिल तो चाह रहा है कि आज आप गाती रहे, मैं सुनती रहूं। ऐसे जज्बात मेरे हो गए। थोड़ी सी अपनी बात को मैं थोड़ा सा और वजन देने लगा। आज यहाँ इतने लोग बैठे हुए, कितने लोग सुन रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, कोई जानता है कि इस गजल का शायर कौन है और वो कौन था? मैंने कहा था नूरजहां ने जिसको हाथ लगा दिया उसको अमर कर दिया। मैं आपको जरा आपकी देखिए, माशाल्लाह आप तो हमें खबरें पहुंचाती हैं और आपको सारी खबरें पता होती हैं, अंदरूनी भी बैरूनी भी। मगर आपको ये बताऊं कि इस गजल के शायर जनाब जावेद कुरैशी साहब थे, जो चीफ सेक्रेटरी पंजाब थे, यानी कि सीनियर ब्यूरोक्रेट थे। आज अगर किसी चीज के लिए वो नेक नामी कमाए हुए हैं जावेद कुरैशी साहब, तो वो अपनी ब्यूरोक्रेसी की वजह से नहीं, वो सिर्फ इस गजल की वजह से। मैडम ने लोगों ने फैज़याब कीता कि लोगों ने मैडम ने फैज़याब कीता। अदब का शौक मतलब हर किसी में होता है, हम ये नहीं कह सकते कि कोई सियासतदान है, ब्यूरोक्रेट है, किसी भी डिपार्टमेंट से है तो वो सिर्फ एक ड्राई काम कर रहा है, लेकिन अदब का शौक, वो मोहब्बत जो है हर किसी के दिल में होती है। अल्लाह करे कि हर किसी के दिल में हो। पहले ज्यादा होती थी, आजकल बहुत कम। अच्छा चले, अब दौर भी बहुत बदल रहा है, चीजें सोशल मीडिया पे ज्यादा चली गई हैं, इसलिए लोगों की वजह से आज बेहतरीन मौसीकी, आप लोग ये सारी पब्लिक जो है ना, ये टेप को सुनने की आदी होगी, क्योंकि ये डैट डिजिटल ऑडियो टेप एक सीडी होता है, उस पे लोग सिर्फ मुंह हिलाते हैं। यकीन कीजिए इस वक्त इस खातून के साथ बैठ के ये आवाज दिन के इस वक्त जबकि गला गर्म नहीं होता, ऐसा सुनना खुदा की कसम एक सादत और एक इनाम है। अल्लाह ताला तुहानू अजर देने वाला। इसीलिए कह रही हूँ, मेरा दिल चाह रहा है मैं सुनती रहूं। मैडम गाती रहती हैं, खूबसूरत। मैडम की फिल्मों के गाने भी मैंने बहुत सुने हुए हैं, यकीनन। तो मैं तो उनकी फैन हूँ, बहुत प्यारा आप गाती हैं। कसम इश्क जान लबा ते लैंदा है तो तर्राक पे पांदे ने कि छेती बॉडी में बीबा मेरे तबीब जल्दी आना, नहीं तो मैं तो गुजर चली। तेरे इश्क नचाया मुझे आर्जा भी, मुझे बीमारी भी तुम्हारी है, मेरे मुआलिज और तबीब भी तुम हो, ये है इश्क का मामला। सही। अच्छा मैडम, आपसे मैं सवाल यहाँ पे पूछना चाहूंगी, हम मलिका तरन्नुम साहिबा पे शो कर रहे हैं, आपका दिल चाहता है कि आप ऐसे शोज करें जिसमें उनके भी गाने गाएं और अपने भी बीच में शामिल करें, क्योंकि मैं यही बात करी कि हमारे तो चैनल्स पे इस तरह के शोज अब बिल्कुल खत्म हो गए हैं, जो एंटरटेनमेंट चैनल्स हैं उन पे भी नहीं चलाए जाते। कितना मिस करती हैं आप इस चीज़ को कि ये ऐसे शोज होने चाहिए टीवी चैनल्स पर? डॉक्टर साहब ने पहले बोला कि जो शादियों के इवेंट्स होते हैं उनमें मैं ज़्यादातर मैडम को और अपने गीत गाती हूँ, लेकिन जो महफिलें हैं वो महफिलें खत्म, उनका गाना जिस महफिल में नहीं होगा वो महफिल मुझे तो लगती कि है ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा आप तो महफिल, मैं वही बात कह रही हूँ कि हमारे यहाँ पे ऐसी महफिलें अब किस हद तक ख़त्म हो गई हैं या मज़ीद हो रही हैं, क्योंकि आप ज़्यादा बेहतर जानती होंगी, आप जाती होंगी, गाती हैं, तो जो लोग हैं ना,
अच्छा, ज़ौक़ वाले लोग खत्म हो गए हैं? खत्म हो गया है ये बात बेटा, खत्म हो गए हैं। दूसरी बात है खत्म किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। बिल्कुल सही डॉक्टर साहब कह रहे हैं, किए जा रहे हैं। सुनाएंगे नहीं उसको, गजल की महसूसात ही खत्म हो जाएंगी। आप बेटा जिस तरफ आप आ रही हैं, हमारे यहाँ जितना भी मीडिया है वो एंटाई मौसीकी, एंटाई कल्चर है बेटा। हमारे यहाँ आजकल सिर्फ एक चीज चलती है, या भांडों की जुगते या सियासतदानों की बटेरबाजी। दो चीजों के अलावा आप अपना कोई चैनल उठा के देख लीजिए बेटा, जुगतबाजी बड़ी अच्छी होती है। 17 प्रोग्राम उसकी नजर कर देना, उसमें झोंक देना। उन तो जुगता भी मुक गई ने, 25 साल हो गए ने होंदे हैं, जुगता मुक गई ने, हुण एक दूसरे मुंह बेंदे होंदे ने। बाहर तौर मेरा कहने का मकसद ये है बेटा, जो आप सुनाएंगे इस कौम को, आज बच्चा जो है वो भी जुगत मार रहा होता है, इसलिए को सुनता ही रात को वो है 11 बजे शुरू होकर सुबह 4 बजे तक जी कौम जुगता सुनेगी, वो सवेरे की सुस्ता गल्ला करेगी। अच्छा डॉक्टर साहब, फिर आपको लगता है कि हम लोगों का जो ट्रेंड है वो चेंज हो गया है? हम पहले जैसे टीवी पे गजलों मौसीकी की महफिलें देखते थे और शौक से देखते थे, सब देखते थे, लेकिन अब उसकी बजाय सिर्फ टेंशन, डिप्रेशन, या फिर इस मुल्क में ये हो गया, उस मुल्क में वो हो गया। हम लोग सिर्फ आप बेचते हैं सनसनी, सुकून नहीं बेचते, हम किसी किस्म का आला ज़ौक़ नहीं बेचते। आपने सनसनी बेचनी, तुम तो खुद खबरें पढ़ती हो, मुझे बताओ जब तक सनसनियां डालो बीच में ऐसी। हम काफिया एक जमाने च आगा हशर दे ड्रामे होंदे सन करते, हुण साड़ियां खबरां हो जियां पढ़ियां जांदियां, ठीक है कि नहीं? लुट गई उसकी जान, जिसको था बड़ा मान, आ गया पठान, खबरें पढ़ी जा रही हैं। खुदा की कसम, एक जमाने में स्टेज ड्रामे ऐसे होते थे। पुराना मानिए तुम, चूंकि आज मुझे खबरों वाली मिल गई ना, इसलिए मैं तुम्हारे साथ बेटा जी बात ये है, वी नीड टू रीथिंक कि हम अपनी नई कौम को क्या सुना रहे हैं। जो आज उनको सुनाएंगे कल वो वही बोलेंगे। आप यकीन कीजिए, बच्चा जो जापान में पैदा होता है उसके दिमाग में जापानीज का चिप नहीं होता, वो जब अपने इर्द गिर्द जापानी सुनता है तो वो जापानी बोलता है। वही बच्चा पाकिस्तान ले वो उर्दू और पंजाबी बोलना शुरू कर देगा। खुदा के लिए जिस कौम को जो सुनाएंगे, जो अच्छी शीनी बात सुनाएंगे, वो वही बात करेगी, और अगर नहीं करेगी तो फिर आपका कसूर है। बात यह है कि अगर ये आवाजें खत्म हो गई ना तो फिर इनके बाद सिर्फ अंधेरा, सिर्फ अंधेरा, क्योंकि आज अल्लाह ने सुनी हुई है और उसके बाद आप भी इन्हीं को सुन रहे हैं। खुदा की कसम मैं आपको ये बात बताऊं, जिस कौम से अच्छा सुर, अच्छी आवाज उठ जाती है, फिर उस पर मुहीब आवाजें अल्लाह तारी कर देता है, जिनमें बम, पटाखे, गोलियां और क्लैशनकॉफ की आवाजें होती हैं। आप सोच लीजिए, अल्लाह की नेमत की कुफराने नेमत है कि आप अच्छी आवाज को, मेरे मौला को तो जमाल पसंद है और आवाज का जमाल मौसीकी है और अच्छी तरह से उसको पेश करना है। आप इसको छोड़ देंगे। जिस बंदे ने अल्लाह की नेमत को ठुकराया, अल्लाह ने ना सिर्फ नेमत उठा ली बल्कि अजाब तारी कर दिया। अभी भी वक्त है, चैनल वाले ये सोचें, हम हर साल मैडम की इस बरसी के ऊपर बैठ जाते हैं। आप यकीन कीजिए बीबी जी, मैं पिछले साल जाके मैडम दा कोट मुराद खाना घर पूरा डिस्कवर किया, उसकी मूवी बनाई, मैंने दुनिया को कहा कि वो घर महफूज कर लें, अभी तक मौजूद है। उसके साथ बीबी ईदन दी इमाम बारगाह है, जो कि कमाल चीज है। मेरी बात समझिए, ये घर है छोटा सा, उसका जो आधा हिस्सा है मैडम की बड़ी बहन थी बीबी ईदन, तनवीर नकवी साहब की बेगम, उन्होंने आधा हिस्सा दरमियान में हमारा घर था। अच्छा। दरमियान में इनका घर, बिल्कुल मैं ये कह रहा हूं कि वो क्या खित्ता है। मगर जो चीज बीबी जी मेरा दिल ले गई, दिल पता की ले गई, घर तो बिल्कुल बर्बाद है। हाँ, सैयदा कायनात के नाम की मंसूब जो इमाम बारगाह है वो तो क़यामत वो हाले तक बेहतरीन मौजूद है। और आप यकीन कीजिए, जाके दिल खुश हो जाता है कसम से। अभी भी मैं कहता हूं कि आपके यहाँ कल्चर मिनिस्टर पता नहीं है कि नहीं, अगर है तो मेरी सुन लवे। अगर एक घर महफूज करना है, एक इलाका महफूज करना है, तो कोट मुराद खां का वो इलाका जहाँ मलिका तरन्नुम नूरजहां के अलावा बीबी अजरा जहाँ की रहने वाली हैं, उसको महफूज कर लीजिए। वो बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। और मैं कई दफा सोचता हूँ, या अल्लाह, इस इतने से आंगन से वो आवाज उभरी जो कि आज भी पूरी दुनिया को मुसख्खर किए हुए। हम सिर्फ बरसगीर नहीं कह सकते। एक आखिरी बात मैं कहना चाहता हूँ, आजकल इंडिया की बात करना बड़ा मुश्किल है। दुश्मनी में हम इतने आगे निकल गए कि हम भूल गए कि हमारे हम मोहब्बत के दो ऐसे अटूट नाते हैं जो टूट नहीं सकते। इस प्रोग्राम पे आने से पहले मुझे सुबह फोन आया, मेरे एक दोस्त हैं एडवोकेट रोहित भारद्वाज, वो ऊना में रहते हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर, एक हिंदू हैं। आप यकीन कीजिए, सुबह से बेचैन थे कि या अल्लाह मैडम का कोई प्रोग्राम हो रहा है, मैडम का कोई प्रोग्राम हो रहा है। अच्छा। मेरा कहने का मतलब है कि रिश्तों का जो असल एक जकड़ा हुआपन है, और आप यकीन कीजिए, आज मुझे कोई बीबी लता भाई मंगेशकर का जिक्र करे तो मैं कहता हूँ मेरे मौला का मुआवजा है। ऐसी तख्लीक तो वही कर सकता है। आप यकीन करें, थोड़ा सा मोहब्बत के इन बंधनों की तरफ वापस आए।
मैडम नूरजहां को चाहने वाले पाकिस्तान में कम होंगे, इंडिया में ज़्यादा है। बिल्कुल, हम सिर्फ नफरत को प्रमोट करते हैं, कहीं ना कहीं हमें मोहब्बत को इन जरियों से प्रमोट करने की बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आज़रा साहिबा आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने इतनी प्यारी आवाज़ में मैडम की याद ताज़ा कर दी है। लेकिन अभी ब्रेक का टाइम हुआ है, हम तो मैडम को खिराजे तहसीन पेश कर रहे थे, ये सिलसिला ज़ाहिर है जारी रहेगा, कभी ख़त्म नहीं होगा। लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले हम आपकी आवाज़ में फिर एक प्यारा सा गाना सुनना चाहते हैं। वेलकम बैक। प्रोग्राम में आपको फिर से खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, जो मौजूदा हालात चल रहे हैं, महंगाई है, कई मसाइल हैं, बहुत से परेशानियां हैं लोगों की ज़िंदगियों में, और जब हम किसी से अपनी परेशानी कोई शेयर कर रहे होते हैं तो अक्सर लोग कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, तुम्हारा वहम है, परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। ये तसल्ली वाले कुछ कलमात होते हैं जो लोग शायद दूसरे शख्स की परेशानी को कुछ कम करने के लिए अदा करते हैं। हालांकि सबको पता है कि ज़िंदगी में परेशानियाँ हैं, डिप्रेशन है, कई मसाइल हैं, और अक्सर मसाइल ऐसे होते हैं जो आपको परेशानी की किसी ऐसी स्टेज पे ले जाते हैं कि जहाँ पे आपको लगता है कि बस अब दुनिया ख़त्म हो गई, अब मेरे लिए कुछ भी नहीं है। डिप्रेशन क्या है? ये एक आलमी मसला है, और इस हवाले से जो मेडिकल साइंस का भी ये कहना है कि डिप्रेशन एक हकीकत है, और डिप्रेशन की वजह से ही बहुत से लोग अक्सर बीमारियों का भी शिकार होते हैं, और साथ ही साथ खुदकुशी की एक जो सबसे बड़ी वजह है वो डिप्रेशन है। इस हवाले से हमने अपने प्रोग्राम में दावत दी है। डॉक्टर हुमा असलम हैं, कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपसे यही मैं पूछना चाहूँगी कि डिप्रेशन एक्चुअली क्या है? ज़हनी बीमारी है या एक वहम है? क्या है डिप्रेशन? डिप्रेशन एक ज़हनी बीमारी है, और ये उतनी ही रियल इलनेस है जैसे किसी को डायबिटीज़ हो जाती है, जैसे किसी को ब्लड प्रेशर का मसला हो जाता है, ये उसी तरह एक रियल बीमारी है। असल में हम अपनी आम ज़ुबान में लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि मैं आज बहुत परेशान हूँ, मैं उदास हूँ, मैं डिप्रेस फील कर रहा हूँ। बेसिकली डिप्रेशन जो है ये एक इलनेस है जिसके कुछ सिम्टम्स होते हैं। जो आप नॉर्मल सैडनेस कहते हैं या फिर आप उदासी फील करते हैं, वो डिफरेंट होती है। हर बंदा क्योंकि परेशान नहीं है ज़िंदगी में, बहुत ज़्यादा कभी ना कभी कोई ना कोई चैलेंजेस का सामना रहता है, आप अपसेट होते हैं, लेकिन वो परेशानी डिप्रेशन की परेशानी से डिफरेंट होती है। जो डिप्रेशन की उदासी है वो हर वक्त रहती है और मोस्ट पार्ट ऑफ द डे रहती है, ऑलमोस्ट एवरी डे। मिनिमम इसका, सॉरी मैं आपकी बात कर रही हूँ, अगर कोई शख्स मुसलसल उदास है, मतलब उसके आसपास जो मर्जी हो रहा है, चीजें भी हो रही हैं, वो खुश नहीं है, इसका मतलब वो डिप्रेशन का शिकार है। इसके अलावा भी कुछ अलामात हैं। इसकी जो एक मेन अलामात हैं, एक तो ये कि वो हर वक्त उदास है, और जो एक्टिविटीज से उन्हें उससे पहले खुशी मिलती थी, अब किसी चीज में उसे खुशी नहीं मिलती। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी का इम्तिहान फेल होता है, वो थोड़ा बहुत उदास होगा, लेकिन उसके अगर फ्रेंड्स आ जाते हैं उसे लेने के लिए, या वो कोई मूवी देख लेता है, उसका मूड बेहतर हो जाता है। लेकिन अगर कोई बंदा डिप्रेस है तो कोई भी वजह हो जाए, उसके पास कुछ भी हो जाए, वो उदास ही रहता है। कांस्टेंट उदासी होती है, परसिस्टेंट सैडनेस कहते हैं। और ये सैडनेस नॉर्मल सैडनेस से इंटेंसिटी में भी बहुत ज्यादा होती है, मतलब वो बहुत ज्यादा लो होता है। दूसरा, इसमें उसे किसी काम में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता। अगर कोई हाउसवाइफ है, उसे घर के कामकाज में इंटरेस्ट नहीं रहता, उसको बच्चों को देखने में इंटरेस्ट नहीं रहता, हस्बैंड को उस तरह लुक आफ्टर नहीं करती। अगर कोई जॉब पे जा रहा है तो वो जॉब पे उसकी परफॉर्मेंस वैसी नहीं रहती। अगर कोई स्टूडेंट है तो उसकी पढ़ाई में परफॉर्मेंस इफेक्ट हो जाती है, यानी किसी काम में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता, दिल नहीं लगता। फिर हर टाइम थकन महसूस करता है, फटीग्ड रहता है, उठ के थोड़ा सा काम करना भी उसे लगता है कि बहुत बड़ा पहाड़ है, छोटा सा काम करना भी उसे बहुत मुश्किल लग रहा होता है। ये उसकी कुछ की अलामात है। इसके अलावा भी उसकी नींद इफेक्ट हो जाती है, नींद या फिर बहुत ज़्यादा आना शुरू होती है या फिर बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। लेकिन नींद कम या ज़्यादा के बावजूद सुबह के टाइम ऐसा होता है कि जैसे जिस्म टूट रहा है, मतलब वो इतना थका हुआ उठता है, चाहे वो नींद ज़्यादा भी ले रहा है, लेकिन नींद का जो एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि उठने के बाद वो थकन महसूस कर रहा होता है जैसे नींद ली ही नहीं है। फिर उसकी भूख इफेक्ट हो जाती है, इसमें भूख कम भी लग सकती है, भूख ज़्यादा भी लग सकती है, भूख का पैटर्न पहले जैसा नहीं रहता, उसकी सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत लो हो जाता है। वो जैसा पहले अपने बारे में कॉन्फिडेंट था कि मैं ये कर सकता हूँ, या किसी से बातचीत में नज़र आता है कि उसका पहले जैसा कॉन्फिडेंस नहीं रहा, खुद एतमादी में कमी आ जाती है। वो हर चीज़ के मुतालिक नाउमीद हो जाता है, उसे लगता है कि उसके हक में कुछ बेहतर नहीं हो सकता, फ्यूचर के बारे में नाउमीदी, अपने बारे में नाउमीदी, लोगों
लोग मुझे समझ नहीं सकते, लोगों को मेरा मसला नहीं पता, हर चीज़ के बारे में नाउमीदी। फिर एक ख्याल आता है वर्थलेसनेस का, कि अपना आप बहुत वर्थलेस लगता है, मैं किसी काबिल ही नहीं हूँ, मैं कुछ कर ही नहीं सकता। समटाइम हालात इस हद तक बढ़ जाते हैं कि उससे खुदकुशी के ख्यालात आना शुरू कर देते हैं। अच्छा हुमा, यहाँ पे एक चीज़ ये है, हालांकि अब मेंटल हेल्थ के हवाले से आलमी सतह पर बहुत आवाज़ उठाई जाती है, क्योंकि इस सिलसिले में हमने देखा बहुत से बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेसेस थी, वो भी सामने आया कि वो भी डिप्रेशन का शिकार है। लेकिन हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो सिम्टम्स आप बता रही हैं, उनको ये सिम्टम्स होते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता कि वो डिप्रेशन का शिकार हैं। ऐसे लोगों के लिए मतलब किस तरह वो उनको बताया जाए या उनको अवेयरनेस दी जाए कि वो इन चीज़ों को देखें, अपना ख्याल रखें, क्योंकि ये तमाम अलामात डिप्रेशन की हैं। एग्जैक्टली इसमें एक तो फैमिली और फ्रेंड्स का बहुत की रोल है। अगर आपको लग रहा है कि उसने लोगों से मिलना जुलना छोड़ दिया, अपने आप को कमरे में बंद कर लिया, उसके नींद भूख के मसाइल पैदा हो गए, या वो बहुत मायूसी की बातें कर रहा है, मुझे कोई समझ नहीं पा रहा, मेरी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा है, मैं इससे बेहतर मैं मर ही जाऊँ, तो कुछ ऐसी बातें कर रहा है, तो ये कुछ अलार्मिंग चीज़ें हैं। आपने उसकी बात सुननी है और उसकी बातों पे उसको जज नहीं करना। कोई भी बंदा नहीं चाहता कि मैं डिप्रेशन का शिकार हूँ, ये उसी तरह है जिस तरह कोई भी बंदा नहीं चाहता कि उसे डायबिटीज़ हो, कोई भी बंदा नहीं चाहता कि उसे कोई भी बीमारी हो। तो डिप्रेशन की वजह से उस बंदे को जज नहीं करना, क्योंकि वो खुद से नहीं चाह रहा कि उसे डिप्रेशन का मर्ज हो। अच्छा चलिए, अब घर वाले अगर किसी ऐसे शख्स के बारे में ख्याल कर रहे हैं, एक तरह से उसकी काउंसलिंग कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खामोश या कम तबाह होते हैं और वो ज़्यादा अपने ख्यालात, अपने जज्बात का इजहार भी नहीं करते। अब अगर उनसे घर वालों को पता है ठीक है डिप्रेशन का शिकार है, उससे बातचीत करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो शख्स खुद नहीं इन्वॉल्व हो रहा, तो फिर ऐसे लोगों का क्या किया? फिर उनको आपको किसी माहिर इमराज नफ्सियात के पास लेके जाना है, प्रोफेशनल के पास लेके जाना है। अच्छा, जिस तरह मैंने पहले बात की कि ये एक रियल इलनेस है, हमारे दिमाग में कुछ मूड रेगुलेटिंग केमिकल्स होते हैं और रिसर्च ने ये साबित किया है कि वो मूड रेगुलेटिंग केमिकल्स की कमी की वजह से डिप्रेशन का मर्ज होता है। सो अगर वो उसमें मेन केमिकल सेरोटोनिन है, नॉरएपिनेफ्रिन और डोपामिन भी इसमें शामिल हैं। जब इन केमिकल्स की कमी होती है तो एक बंदा डिप्रेस हो जाता है। बहुत सारी रिसर्चेज हुई हैं, लोगों में आर्टिफिशियल ये केमिकल्स कम करके देखे गए हैं तो वो बंदा डिप्रेस हो गया है। डिप्रेस बंदे में ये कम करके देखे गए हैं तो और ज़्यादा डिप्रेशन की सिम्टम्स बढ़ गई हैं। तो जिस बंदे में कुछ केमिकल्स कम हुए हैं तो वो अब आपकी बात समझ नहीं पा रहा। आप उसको जितना मर्जी कहो कि मायूसी कुफर है, तुम क्यों मायूस हो रहे हो, तुम परेशान ना हो, ये सारी तुम्हारा वहम है, इट्स ऑल इन योर हेड, तुम उठो, तुम काम काज करो, वो नहीं उठ पाएगा। ये उसी तरह है, आप शुगर का मर्ज है जिसको उसको कहो अपने ब्लड शुगर लेवल्स खुद ही से करेक्ट कर लो। इसी तरह आप डिप्रेस बंदे को ये कहो कि अपना मूड खुद से सही कर लो, वो नहीं कर सकता क्योंकि ये उसकी कैपेसिटी में नहीं है। डिप्रेस बंदे को एक ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। अगर आपको लग रहा है माइल्ड डिप्रेशन में समटाइम फैमिली और फ्रेंड्स की सपोर्ट से वो बेहतर हो जाता है, लेकिन अगर मॉडरेट या स्वेयर डिप्रेशन है तो फिर उसे किसी माहिर इमराज नफ्सियात के पास लेके जाना है, क्योंकि उसके दिमाग में मूड रेगुलेटिंग केमिकल्स की कमी हुई है। तो कुछ ऐसी अद्वियात दी जाती हैं जिससे वो केमिकल्स भी दी जाती हैं। जी डेफिनेटली, क्योंकि पहले बताया कि मूड रेगुलेटिंग केमिकल्स कम हुए हैं तो बाहर से वो ऐसी अद्वियात दी जाती है जिनसे उन केमिकल्स की मिकदार में इजाफा होता है और वो बंदा एक नॉर्मल जिंदगी गुजारता है। अच्छा, यहाँ पे एक अच्छी बात डिप्रेशन के मुतालिक ये है कि डिप्रेशन इज 100% ट्रीटेबल इशू। अच्छा, इसको अगर टाइमली एड्रेस कर लिया जाए तो ये बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी गुजारते हैं, बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। असल में लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से और ओवरली स्टिग्मेटाइज किया जाता है इन इश्यूज को, क्योंकि ऐसा समझा जाता है कि शायद वो ड्रामे कर रहा है, शायद उसने ये चीज खुद के लिए चूज की है, शायद वो डिप्रेस रहना चाहता है। अक्सर लोगों का ये भी बिहेवियर होता है, ठीक है अगर उसकी मर्जी है अभी ठीक है, वो नहीं ठीक होना चाह रहा तो हम क्या कर सकते हैं। कोई बंदा ऐसा नहीं होता जो ठीक नहीं होना चाह रहा, असल में उसका जो इस टाइम सोचने समझने की सलाहियत है वो इफेक्ट हुई है। उसे लग रहा होता है मैं ठीक हो नहीं सकता, क्योंकि डिप्रेशन में आप इसको ऐसे ले सकते हैं कि आपकी आंखों के आगे एक काला पर्दा आ जाता है, आपको कोई उम्मीद नहीं नजर आती, कुछ पॉजिटिव नजर ही नहीं आता। जब एक बंदे को कुछ पॉजिटिव नजर ही नहीं आएगा तो उसे ये भी नहीं लगेगा कि वो ठीक हो सकता है। ये उस टाइम उसके घर वालों का काम है कि उसे लेके किसी प्रोफेशनल के पास जाएं और उससे टाइमली ट्रीटमेंट दें ताकि वो सोसाइटी का उतना ही इंपॉर्टेंट फर्द बन सके जितना वो पहले था। सही। अच्छा हुमा, एक जगह मैं एक रिसर्च पढ़ रही थी और वो कह रहे उसमें ये कहा गया था कि जो डिप्रेशन को ट्रीट करने वाले साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट हैं कहीं ना कहीं वो भी इस चीज़ से इफेक्ट हो रहे होते हैं, क्योंकि वाइब्स है ना
कि अगर आपको किसी से अच्छी वाइब्स आएंगी तो आप भी उसकी कंपनी में अच्छा महसूस करेंगे, नेगेटिव वाइब्स आएंगी? ये एक बहुत मिथ है, ऐसा नहीं है। अगर मेडिकल साइंस में देखा जाए, मेडिकल प्रोफेशंस में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा डिप्रेशन जो है वो जो आईसीयू वाले लोग होते हैं, इंटरवेंशनिस्ट होते हैं, एनेस्थेटिस्ट होते हैं, सबसे ज़्यादा डिप्रेशन उनमें पाया जाता है। सेकेंड नंबर पे मेडिसिन के लोगों में पाया जाता है, जो अपने पास हर रोज़ डेथ्स देखते हैं। अच्छा, मेरा किसी से कोई ताल्लुक नहीं है ना, अगर मेरा किसी से इमोशनल बॉन्डिंग नहीं है, क्योंकि हम डेली बेसिस पे पेशेंट्स देखते हैं, डिप्रेशन इस तरह नहीं है कि उसका डिप्रेशन मुझे लग जाएगा, हम तो डेली बेसिस पे देखते हैं। अगर मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं तो उसकी स्टोरी मुझे उस तरह इफेक्ट नहीं करेगी, ठीक है। मैं एम्पैथेटिक जरूर होंगी उसके लिए, लेकिन मैं सिंपैथीज मेरी नहीं आ सकती, और हमें एम्पैथेटिक ही होना है। मैं उससे इफेक्ट तो तब होंगी जब वो मेरा अपना बच्चा है, जब वो मेरा अपना पेरेंट है, जब वो मेरा अपना हस्बैंड है। अगर उसकी लाइफ में या मेरी अपनी लाइफ में कुछ क्राइसिस चल रहे हैं तो फिर तो डेफिनेटली मैं डिप्रेस होंगी। सो एक साइकाइट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट में डिप्रेशन होने का उतना ही रुझान है जितना एक नॉर्मल इंसान में। अच्छा हुमा, यहाँ पे एक सवाल ये भी है कि हम अगर पाकिस्तान की बात करें तो बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो पहले पाकिस्तान में नहीं थी, लेकिन यंग जनरेशन में वो बहुत ज़्यादा हो रही है। जैसे हम नशे की भी बात कर रहे थे, ये डिप्रेशन वाला जो मसला है अभी पाकिस्तान में किस हद तक है, और कौन सी एज लेवल ऐसा है जिसमें ये ज़्यादा पाया जाता है? अभी अगर पाकिस्तान के स्टैट्स देखे जाएं तो 34% लोग डिप्रेस्ड हैं, यानी कि हर 100 में से 34 लोग डिप्रेस्ड हैं इस वक्त। लेकिन उनमें से जो 80% हैं उनको ट्रीटमेंट नहीं मिलती, सिर्फ 20% किसी ट्रीटमेंट तक पहुंच सकते हैं। और इसमें अगर आप देखें, ये देखें कि ज़्यादातर जो अगर 66% ख़वातीन हैं, 33% मर्द हैं, यानी ख़वातीन में डिप्रेस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उसकी वजह ये भी है कि डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार ज़्यादातर ख़वातीन होती हैं। ख़वातीन के पास इतनी लिबर्टी नहीं है हमारे मुल्क में जितनी मर्दों के पास होती है, इतने वेज आउट नहीं है, उनको सप्रेस किया जाता है डिफरेंट लेवल्स पे, जिसकी वजह से ख़वातीन के डिप्रेशन में जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसमें अगर एज देखी जाए तो जो एवरेज एज वर्ल्ड वाइडली है वो 29 ईयर्स है डिप्रेशन के लिए। अच्छा। लेकिन देखा गया है कि 15 से 40 साल तक के लोग ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार होते हैं। टीन एज में लीडिंग कॉज ऑफ डेथ, यानी नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ सुसाइड है, और सुसाइड टीन एज में डिप्रेशन की वजह से ही मोस्टली होती है। यानी कि पाकिस्तान में भी इसका रेशियो काफ़ी ज़्यादा हो गया है। पाकिस्तान में सुसाइड के स्टैट्स पे ना हम इतना कंफर्म नहीं होते, क्योंकि पाकिस्तान में अभी तक सुसाइड को एक क्रिमिनल एक्ट समझा जाता है। तो वो लोग ना इसको दूसरी मौत का रंग देते हैं, मतलब लोग इसको बताते नहीं है कि उनके बच्चे ने या किसी जानने वाले ने सुसाइड के जरिए डेथ हुई है उसको कहा जाता है कि कार्डियक अरेस्ट हुआ है या इस तरह की चीजें, क्योंकि इसको एक क्रिमिनल एक्ट समझा जाता है। और फिर हमारे फैमिली का एक रोल आ जाता है ना, फिर जो फैमिली पीछे रह जाती है उसको इतना स्टिग्मेटाइज किया जाता है इस वजह से, क्योंकि हमारे मजहब में हराम समझा जाता है सुसाइड को, जिसकी वजह से उस पूरी फैमिली को स्टिग्मेटाइज किया जाता है। तो मेरा इसमें जो है कि सुसाइड हराम जरूर है और ये एक बहुत बड़ा प्रोटेक्टिव फैक्टर है, लेकिन एक बंदा जो बीमार है ये उसके लिए हराम हो सकती है जैसे एक नॉर्मल सेन स्टेट ऑफ माइंड में करे। एक बंदा डिप्रेस है, उसके सोचने समझने की सलाहियत ही मुतासिर हुई हुई। लेकिन इस सिलसिले में घर वालों का रोल बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया हुमा, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाई हैं, और यकीनन इसमें घर वालों का रोल सबसे बड़ा होता है कि अगर आपके आसपास ऐसे कोई लोग हैं तो उनको समझें, उनको देखें कि वो किस तरफ जा रहे हैं, ताकि उनकी काउंसलिंग हो सके। एक छोटी सी ब्रेक से वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, हमारा मज़हब हमें सिखाता है हम गरीबों, ज़रूरतमंदों, मोहताजों, यतीमों या जो मुस्तहिक लोग हैं उनकी मदद करें। लेकिन अब ज़माना इतना तेज़ हो रहा है, चीज़ें इतनी फ़ास्ट हो गई हैं, या हमारी रूटीन कहना चाहिए वो इतनी तेज़ हो गई है कि हमें टाइम ही नहीं मिलता कि हम अपने अलावा किसी और के लिए वक्त निकालें। हालांकि ये इंसानियत की जो मेराज है उसके ख़िलाफ़ है। जो इंसानियत अल्लाह ताला ने इंसान को जिस चीज़ के लिए बनाया है, अशरफुल मखलूक़ात बनाया है इंसान को, ये उसके अगेंस्ट है कि हम सिर्फ अपने लिए सोचें, सिर्फ अपने लिए करें। क्योंकि अल्लाह ने जैसे हमारे रिस्क में दूसरों का रिस्क रखा है, उसी तरह हमें एक दूसरे का वसीला बनाया है ताकि हम दूसरों के लिए कुछ कर सकें। आज मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ एक ऐसी लड़की से जो कि बहुत छोटी उम्र में, जिन्होंने बल्कि अपनी स्टडीज़ के दौरान ही उन्होंने गरीबों, यतीमों या मुस्तहिक बच्चों के लिए कुछ करने का सोचा, इरादा किया,
और जब आप नेक काम का इरादा करते हैं तो अल्लाह ताला आपका हाथ ज़रूर पकड़ते हैं। ज़ुहा राशिद हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ुहा, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आपने वद्दुहा वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन शुरू की है, क्या है ये ऑर्गेनाइजेशन, पहले इसके हवाले से बताइएगा। हमारे 3 एस्पेक्ट्स होते हैं, लेकिन हमारा जो जितने भी 3 एस्पेक्ट्स हैं वो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गोल पे इन्हिसार होते हैं। फ़िलहाल हमारा मेजर प्रोजेक्ट ऑर्फनेज है और स्कूल है। अच्छा, ऑर्फनेज और स्कूल हैं, और वहाँ पे आप लोग क्या काम करते हैं? ऑर्फनेज में हमारे पास जो 3 बच्चे भी हैं, मस्कीन बच्चे भी हैं जिनके वालिदैन फौत हो जाते हैं, या ऐसे वालिदैन जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके बच्चे हमारे पास होते हैं। अच्छा, और उनके लिए आप एजुकेशन का करते हैं या फूड का करते हैं? सब कुछ हम करते हैं। अच्छा, अब तक कितने बच्चे हैं जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन से मुंसलिक हैं, जिनके लिए आप लोगों ने जिनकी जिम्मेदारी उठाई हुई है? 20 बच्चे हैं। अच्छा, 20 बच्चे हैं, और उनको एजुकेशन भी देते हैं, उनका तमाम यूनिफॉर्म, स्कूल फीस, सब चीज़ें आप लोग पे करते हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, कितना अर्सा हो गया आपकी इस ऑर्गेनाइजेशन? 3.5 years। अच्छा जी। तो 3.5 years में आप लोग अब तक ये काम कर रहे हैं। कोई प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन बनाई है? इट्स अंडर प्रोसेस। पहले मैं अकेले ही करी थी, दैट्स व्हाई इट्स अंडर प्रोसेस। अच्छा, ख्याल कैसे आया ज़ुहा, इतना बड़ा काम है, इसको हम छोटा काम तो नहीं कहेंगे, क्योंकि मैंने जैसे बात की कि आजकल हम लोग ऐसे हो गए हैं कि हर कोई सिर्फ अपने बारे में सोचता है, दूसरों के बारे में नहीं सोचते। तो आपको कैसे ख्याल आया कि आप इस तरह के बच्चों के लिए कुछ करें जिनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला नहीं है? मेरे घर में ये माहौल था, मेरे वालिदैन हमेशा से हम ऐसे ही करते थे कि लोग हमारे घर में भी रहते थे जिनका कोई नहीं होता था, तो इट्स काइंड ऑफ समथिंग मैंने देखा ही ऐसे था, तो वो मैं कर रही थी। उसको अल्लाह ने मुझे तौफीक दी है कि मैं पब्लिक में आके कर सकूँ, ज़्यादा बड़े लेवल प्रोमिनेंट है। अच्छा, ये चीज़ बहुत एक अच्छी होती है कि अगर आप अपने घर में एक ऐसा माहौल बनाएं कि आपके बच्चे, जाहिर सी बात है हर बच्चा अपने आसपास के माहौल से सीखता है, तो आप उनको एक ऐसा माहौल दें कि वो देखें कि मेरे पेरेंट्स क्या नए काम कर रहे हैं, क्या अच्छा काम कर रहे हैं, ताकि बच्चे फिर उस चीज़ को फॉलो करें। अच्छा ज़ुहा, ये बताएगा आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन आपके साथ है? फैमिली के लोग हैं या वैसे भी लोग आपके साथ शामिल होते गए हैं? मेरी फैमिली है और फ्रेंड्स हैं। अच्छा, फैमिली और फ्रेंड्स हैं, और सब मिलके किस तरह डिवाइड करते हैं कि किस तरह हमने किसी को खाने का अगर है मसला तो खाना प्रोवाइड करना है, या एजुकेशन का है, या बाकी जो चीज़ें ज़रूरियात हैं, किस तरह आपस में डिवाइड करते हैं? हम मतलब टास्क इस तरह करते हैं कि जैसे ज़रूरत के अकॉर्डिंग, जैसे कोरोना में हमने राशन डिस्ट्रीब्यूशन थी और मास्क वगैरह थे, एक कैमरा इंजेक्शन था, उसकी बहुत शॉर्टेज थी, तो जो जिस टाइम की रिक्वायरमेंट होती है उस तरह हम करते हैं। अच्छा, सब मिलके एक ही चीज़ को फोकस करते हैं या डिफरेंट एंगल्स पकड़ लेते हैं? हमारा मेन प्रोजेक्ट ऑर्फनेज है, इट्स अ कांस्टेंट प्रोजेक्ट, स्कूल इज अ कांस्टेंट प्रोजेक्ट, वो हम सबको करना ही करना है। इसके अलावा हम शॉर्ट टर्म गोल्स करते रहते हैं। अच्छा, पाकिस्तान में वैसे भी काफ़ी ऑर्फनेज हैं, काफ़ी ऐसे के इदारे हैं जो ये 3 बच्चों के लिए, मुस्तहिक बच्चों के लिए कर रहे हैं। आप अपने इदारे को उनसे कैसे डिफरेंट देखती हैं? हमारा जो इफ़ यू कम एंड विजिट यू विल सी कि हमारा एक बहुत उनसियत वाला रिलेशनशिप है अपने बच्चों के साथ। दूसरा ये है कि हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि हम इन लोगों को एजुकेशन में इस तरह डील कर रहे हैं कि जो इनके गैप हैं वो पहले कवर कर रहे हैं। अच्छा, सही है। और फंड्स का क्या होता है? क्या आप लोगों को फंड्स कलेक्ट करने पड़ते हैं या आपस में ही एक दूसरे को कह देते हैं? अभी हमारा आपस में ही है, मेरी फैमिली और फ्रेंड्स ही सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, फंड्स का कोई इशू नहीं होता? फैमिली फ्रेंड्स हैं, दैट्स व्हाई इट्स लाइक अ होम थिंग। हमें बाहर नहीं हम जाते, हम बाहर से फंड्स वगैरह नहीं लेते, दो वी नीड सपोर्ट, क्योंकि हम एक ऐसा सिस्टम डेवलप करने की कोशिश करें कि एक लेने वाला और देने वाले का गैप फिल हो, जो कि हमारे इस्लाम की बेसिक्स है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, 3.5 साल हो गए हैं माशाल्लाह आप लोगों को ये ऑर्गेनाइजेशन कायम करते हुए या इसको किए हुए, बल्कि लोगों की सपोर्ट या रिस्पॉन्स कैसा आता है? लोगों की सपोर्ट अच्छी होती है मोस्टली। समटाइम्स व्हेन आई स्टार्टेड इट वाज लाइक कि आप बहुत छोटी हैं, ये होता था, बट अल्हम्दुलिल्लाह इट्स बीन अ गुड जर्नी बिकॉज आई हैव अ फैमिली विद मी, जो कि मेरे पिलर बन के मेरे साथ थी, तो दैट्स व्हाई इतना मसला नहीं हुआ मुझे कभी भी। ये बहुत अच्छी बात होती है, आपकी फैमिली आपके किसी अच्छे काम में आपके साथ हो, क्योंकि हम लोगों को जो चीज़ अच्छी लग रही होती है अक्सर हमारी फैमिली को वो चीज़ गलत लग रही होती है और वो कहते हैं कि नहीं इस काम को भी छोड़ दो, तुम्हारी एज नहीं है। आपके साथ तो ऐसा मसला नहीं? बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। इवन दो माय फादर ऑलवेज यूज्ड टू प्रे कि अल्लाह मेरे बच्चों में से किसी को चुन लो अपने काम के लिए, सो समहाउ इट्स हिम जिसकी वजह से मैं ये कर रही हूँ। माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात आपने की है। अच्छा ज़ुहा, बच्चों के लिए आप लोग क्या क्या करते हैं? क्योंकि मैं थोड़ा डिटेल में इसलिए आपसे बार बार सवाल करी, मैं डिटेल में जानना चाह रही हूँ कि ऐसे कोई बच्चे हैं तो बेसिक उनकी ज़रूरियात क्या होती हैं और आप लोग किस हद तक आसानी से उसको पूरा कर लेते हैं, या कौन से ऐसी सेक्टर्स या डिपार्टमेंट कहना चाहिए
कि उसमें आप लोग कहते हैं कि अच्छा अभी फंड्स की कमी है, ये हम फिर बाद में कर लेंगे? देखें, आप खाने में कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, आप एजुकेशन में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, और आप लिविंग पे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। इट्स अ मस्ट। अगर आपको मतलब इट्स नॉट लाइक मैं कर रही हूँ कुछ, इट्स लाइक अल्लाह इनका वसीला खुद बना देता है चीज़ों का। तो इट्स हैपनिंग अल्हम्दुलिल्लाह। ऑब्वियसली चीज़ें शॉर्ट होती रहती हैं, तो इट्स लाइक कंपनसेट हो जाता है कहीं ना कहीं। अगर टीचर्स नहीं आ रहे, हम पे नहीं कर पा रहे, तो हम खुद पढ़ाते हैं। खाना वगैरह भी हम खुद पका लेते हैं एट टाइम्स। इट्स अकॉर्डिंग टू द नीड। तो बच्चों को कहीं से ढूंढ के लेके आते हैं कि हमें ऐसे बच्चे मिल जाएं, या खुद ही लोग आ जाते हैं कि हमें ज़रूरत है? बेसिकली हम ऑपरेशन केसेस, जिन लोगों के एक्सीडेंट्स हो जाते थे, तो हम उन लोगों के लाइक ऑपरेशन करवाते होते थे, ब्लड अरेंज कराते थे। तो इस तरह हमें पता होता था क्या सिनेरियो चल रहा है, तो वो हमसे कहते थे कि हमारे बच्चों की एजुकेशन आप स्पॉन्सर कर दे। फिर माएँ फैक्ट्रियों में काम करने चली जाती हैं, बच्चे पीछे किसी के पास नहीं होते और मोलेस्ट हो जाते हैं, रेप केसेस होते हैं। तो इस तरह ये होता है कि फिर उनको हम एतमाद में लेते हैं कि हम आपके बच्चों को हिफाजत से रखेंगे, और फिर इस तरह हम। अच्छा, 20 बच्चे हैं जो कि आप लोगों की इस ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए जिनको आप लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, फूड भी, एजुकेशन भी? बिल्कुल ऐसे। अच्छा, सोचा है कि इसको किसी बड़े पैमाने पर लेकर जाएं? बिल्कुल, इंशाल्लाह। मतलब किस तरह, कोई ऐसा आइडिया, कोई प्लान हो तो हमसे शेयर करें। इंशाल्लाह विद टाइम, बिकॉज अभी तो अंडर प्रोसेस है। इट्स नॉट बीन अ टाइम के मतलब इतने बड़े लेवल पे डेवलप किया जाए, बिकॉज ऑब्वियसली इसके लिए फंड्स भी चाहिए, इसके लिए सारी प्रॉपर मैनेजमेंट चाहिए। तो अभी हमारा स्कूल भी है जिसका मकसद ये जो कोविड की वजह से बच्चों में गैप आया था, एजुकेशनल गैप, उसको कवर करने के लिए हमने एक प्रॉपर करिकुलम निकाला है जो कि उसको कंपनसेट करेगा। अच्छा, कोविड को 2 साल हो गए हैं। जी। और आप लोगों की ऑर्गेनाइजेशन 3.5 साल से काम कर रही है। कोविड के दौरान कितना मुश्किल हुआ था आप लोगों को इसको मैनेज करना, चीज़ों को लेकर चलना, बच्चों की एजुकेशन, फूड, और फिर कोरोना से भी बचाना? बिल्कुल, इट्स बीन अ क्रेजी जर्नी, बिकॉज कोरोना में तो जब हम बाकी केसेस कर रहे होते थे तो हर चीज़ की फ्लक्चुएशन इतनी होती थी और हर चीज़ बहुत अजीबोगरीब होती थी। तो बच्चों को लेके चलना बहुत मुश्किल था। इवन तो हमने विजिट्स बंद कर दिए, फैमिली को भी नहीं आने देते थे, तो सब एतराज़ करते थे ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है ऐसे। तो बट ऑब्वियसली हमें बच्चों को प्रोटेक्ट करना था, तो करना पड़ा। आप लोगों ने कोई ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है, कोई ऐसी बिल्डिंग बनाई है जहाँ उन बच्चों को रखा जाता है, और उनके पेरेंट्स, मतलब जैसे अगर यतीम बच्चे हैं तो उनकी माएँ तो ज़ाहिर होंगी, या कोई बहन भाई भी होंगे, तो उनको किस तरह फिर आप लोग देखते हैं? वो अपनी फैमिली से इन्वॉल्व रहते हैं। ये नहीं है कि हमारे पास बच्चा आ गया तो वो अपनी फैमिली से कट ऑफ हो गया। हमारा मकसद माशरे को डेवलप करना है, तो इसलिए हम उसके पिछले ख़ानदान से उसको अटैच रखते हैं। अच्छा, कनेक्ट रखते हैं, लेकिन साथ साथ मिल भी सकते हैं, लेकिन रिहाइश जो है वो जो आपने एक सिस्टम बनाया है, जो बिल्डिंग बनाई है, वो उसमें रहते हैं? बिल्कुल, एट टाइम्स चले भी जाते हैं, जब मतलब अगर कोई मसला हो तो चले भी जाते हैं। अच्छा, सही है ये। अच्छा, मैं वही बार बार सोच भी रही थी कि बहुत अच्छा नेक काम है कि हम किसी ऐसे फैमिली के बच्चे को ले लें जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते खाना पीना या पढ़ाई करना, और यतीम के हवाले से तो वैसे भी हमारा दीन बार बार हुक्म देता है कि यतीम के साथ शफकत करो। अच्छा ज़ोहा, एक चीज़ और भी क्लियर कर दें, सिर्फ जो यतीम बच्चे हैं वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में हैं या और भी तरह के लोग हैं? और भी तरह के बच्चे हैं। डिवोर्स पेरेंट्स के बच्चे होते हैं ना, वो भी एक किस्म के यतीम ही होते हैं। ऐसे ही है, ना वो उधर के रहते हैं ना वो इधर के। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला अगर कोई नहीं है तो स्पेशली हमारे लोअर तबके में ये चीज़ बहुत ज़्यादा है, बहुत डिवोर्स रेशो ज़्यादा है, तो उस पर्सपेक्टिव से हमने वो भी रखे हैं। अच्छा, उन बच्चों को भी आप टेक केयर करते हैं, उनकी भी? अच्छा, पेरेंट्स जब मिलने आते हैं तो फिर उनका वैसे बच्चों के साथ क्या रवैया होता है? साथ ले जाने की कोशिश करते हैं, कहते हैं चलो बच्चा हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह इतना सेट हो जाता है हमारा, क्योंकि एक फैमिली माहौल है, तो वो ना बच्चा जाना चाहता है और ना उसकी माँ लेके जाना चाहती है। चलें ज़ोहा, बहुत शुक्रिया, आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से हमें बताया है, और हम उम्मीद भी करते हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन को फंड्स की सपोर्ट भी हो ताकि ये मज़ीद अच्छी तरह फले फूले और मज़ीद भी बढ़े। बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में आई हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। प्रोग्राम में आपको फिर से खुशामदीद कहते हैं। हम मौजूद हैं रूह अफ़ज़ा के किचन में। आज बड़ी अच्छी अच्छी खुशबू उठ रही है। तो अनम, अस्सलाम वालेकुम और वेलकम। क्या बना रही हैं आप? कैसे आयशा? मैं ठीक हूँ। आयशा, आज हम रूह अफ़ज़ा के किचन में बनाने जा रहे हैं बेसिकली रूह अफ़ज़ा के साथ खोए वाली सवैयाँ।
तो बेसिकली आप समझ लें कि ये एक सवैयों का जर्दा सवैयाँ जैसे होती हैं, ये उसी तरह ही बनेगी। सिंपल, बड़ी ही आसान सी ये रेसिपी है। ये बारीक सवैयाँ हैं या मोटी हैं? ये थोड़ी मोटी वाली सवैयाँ हैं। अगर आप चाहें तो बारीक भी ले सकते हैं, मतलब दोनों सवैयों में आपके पास ऑप्शन है। अगर आपको मोटी वाली पसंद है मोटी वाली ले लें, बस सवैयाँ घर में होनी चाहिए, अवेलेबल होनी चाहिए, मोटी हो या पतली हो, कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है बिल्कुल भी। सवैयाँ होनी चाहिए, सवैयाँ होनी चाहिए। सिंपल 1 कप जो है मैंने तकरीबन घी का लिया था, लेवल लिया था, ज्यादा भर के नहीं लिया था। उसके अंदर मैंने तकरीबन 7 से 8 इलायचियों को कड़कड़ा लिया। उसके बाद मैंने सवैयों का एक पैकेट जो था उसको छोटा छोटा करके मैंने डाला, उसको अच्छी तरीके से मैंने उसको फ्राई किया। फ्राई करने के बाद मैंने उसके अंदर तकरीबन 2 गिलास से 2.5 गिलास तक पानी डालकर उसको सॉफ्ट कर लिया मैंने। जैसे वो सॉफ्ट होगी आयशा, तब ये जब सॉफ्ट की पोजीशन में आ गई हैं सवैयाँ हमारी, साथ साथ ही वैसे भी ब्राउन हो रही है और साथ साथ वैसे भी ब्राउन और मैंने इसमें थोड़ा सा येलो फूड कलर भी ऐड किया, उसको थोड़ा सा जर्दे वाला टच देने के लिए। अच्छा, अभी उसमें 1 कप के करीब जो है चीनी जाएगी जी। तो चीनी को डालना है हमने और डालकर उसको थोड़ी देर हम कुक करेंगे। और साथ ही मैं इसके अंदर हमदर्द का जो रूह अफ़ज़ा है वो ऐड करूंगी। अच्छा, आप चाहे तो इसके अंदर हमदर्द की हनी जो है वो तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून ऐड कर सकते हैं। तो ये जाएगा इसके अंदर रूह अफ़ज़ा, हमदर्द का रूह अफ़ज़ा। जैसे ही थोड़ी देर बाद तो फिर और भी कलर चेंज, हाँ, इसे थोड़ा सा देखें, थोड़ा वो जैसे ना आप समझे कि वो मतंजन वाला जो टेक्सचर टाइप का। हाँ, मतंजन में भी 2-3 कलर होते हैं। बिल्कुल। तो आज के हमारी सवैयों के भी 2-3 कलर, ये खोए वाली जर्दा सवैयाँ हैं, तो उसके अंदर वो जो कलर्स हैं वो हमें बड़ा ही एक जबरदस्त सा एलिमेंट भी उसके अंदर मिल जाएगा। तो हमें और फूड कलर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुशबू भी आ जाती है, फ्लेवर भी आ जाता है। उसके बाद जो है जब ये बिल्कुल रेडी हो जाए, देखें आहिस्ता आहिस्ता जो है ये अपना पानी रिलीज करना शुरू कर देंगी। आपने उसको अच्छी तरीके से कुक करना है, थोड़ी सी तेज आंच के ऊपर। अच्छा, अगर आप चाहें तो सवैयाँ, पानी, चीनी और जर्दा रंग और रूह अफ़ज़ा एक साथ भी डाल सकते हैं। ये प्रोसीजर आपको अलग अलग से करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको थोड़ा और इजी फॉर्म में जाना है तो आप उसको इकट्ठा भी कर सकते हैं। ठीक है जी। जैसे ही हमारी चीनी जो है साथ में इसके अंदर मेल्ट हो जाएगी, तो आप ये देखिए होगी, हाँ जी हो गई। तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे खोया। अच्छा, खोया आधा जो है मैं इसके अंदर डाल दूंगी और आधा हम जो है ऊपर से हाँ जी गार्निशिंग में डालेंगे। अब तकरीबन कितना खोया होगा ना? तकरीबन ये 1 पाव के करीब खोया है। अच्छा, तो इसको अच्छी तरीके से जो है, अच्छा खोया डाल के आपने ज्यादा देर कुक नहीं करना, क्योंकि खोया को अगर आप ज्यादा देर, हाँ वो ऑयल छोड़ देगा। तो हमें थोड़ा वाइट वाइट वाला जो एलिमेंट है वो अपने खोए के अंदर, वो उसमें सवैयों में रखना है। तो ये देखें इसके अंदर मिक्स हो गया। तो अब जो है क्योंकि खोया फौरन मेल्ट होना शुरू हो जाता है अगर उसको हीट पे रखें, तो इसलिए बेहतर होता है कि चीज अच्छी तरह कुक करके इनमें खोया फिर तब डालें। इस टाइम में अगर आप चाहे, जिनको नट्स वगैरह पसंद है या किशमिश पसंद है या वो खोपरा जो होता है वो पसंद है, तो आप इस मरहले में जो है सवैयों में वो भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए हमारी सवैयाँ जो है वो रेडी हो गई है। प्यारी सी लुक है सवैयों की और वाकई मतंजन वाली लुक आ रही है। बिल्कुल। ऊपर से इसके नट्स इसके ऊपर जाएंगे तो वो, और चांदी का वर्क स्पेशली जब लगेगा इसके ऊपर। तो पहले ऐसे खाने होते थे जिन पे चांदी के वर्क लगते थे। अच्छा, वैसे मुझे तो पर्सनली रिवायतें भूल गए हैं, लेकिन मुझे अभी भी पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। जब वही कह रही हूँ, पहले इतनी ये रिवायतें होती थी कि कोई मिठाई है उस पे चांदी के वर्क हैं या कोई ऐसी मीठी चीज उस पे चांदी के वर्क से उसको डेकोरेट सवैयों का करते थे, शीर खुरमा से बनाते थे, शीर खुरमा। और तो चांदी के वर्क का फैशन ही खत्म हो गया है। लेकिन मुझे तो अभी भी बड़ा पसंद है। अवेलेबिलिटी अगर हो चीज की तो आप उसको डाल लें जरूर, क्योंकि उससे जो है एक तो प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी जबरदस्त लगती है। और देखिए चांदी के वर्क का खाने में तो कोई खास जायका नहीं है, जायका भी नहीं है, नुकसान भी कोई नहीं है, उसका कोई जायका तो है नहीं, लेकिन वो प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी लगती है, लुक आती है। और वही बात आ जाती है, हम जब कोई खाने वाली चीज देखते हैं तो सबसे पहले हम उसकी लुक से अंदाजा करते हैं कि ये कैसी है। हाँ जी। तो ये देखें ऊपर जो है इसके ऊपर हम थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे, तो वो उससे ये होता है कि थोड़ा सा जरा प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा अच्छा लगता है। और नट्स अगर आपके पास अवेलेबल हो तो और हसीन लगेगा, जबरदस्त। तो ये देखें जी हमारी सवैयाँ रेडी हो गई। अब थोड़ा सा जो है मैं कलर ब्रेक करने के लिए इसके ऊपर हमदर्द का रूह अफ़ज़ा डालूंगी, ताकि थोड़ा सा और कलर जो है अच्छा सा आ जाए, ताकि खूबसूरत लगे हमारी सवैयाँ। वाह वाह, जबरदस्त। ठीक है जी, जबरदस्त। हमारी रेसिपी जो है। अभी नट्स इस पे डालेंगी आप?
नहीं बिल्कुल रेडी। हाँ जी, ज़बरदस्ती हमारी सेवैयाँ आज की रूह अफ़ज़ा के साथ रेडी हैं। और खाने में कैसी? खाने में भी अच्छी होंगी, बाद में बताएंगे। खाने में भी अच्छी होंगी। और मैं आपको इसकी एक दफ़ा रेसिपी दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। सिंपल, तकरीबन 1 कप के करीब घी था, उसके अंदर 1 पैकेट सेवैयाँ, बड़े साइज़ का जो पैकेट होता है उसको छोटा छोटा करके हमने डाला। उसको पहले ऑयल के अंदर इलायची कड़कड़ाई, उसमें सेवैयाँ ऐड की, उसको फ्राई किया। तकरीबन 2 ग्लास के करीब इसमें पानी ऐड किया। पानी ऐड करने के बाद जब सेवैयाँ बिल्कुल ड्राई हो गई, उसके बाद हमने इसके अंदर 1 कप के करीब चीनी ऐड की। हमदर्द का रूह अफ़ज़ा ऐड किया इसके अंदर, और हमदर्द की जो हनी है वो भी अगर आप चाहें तो 2 से 3 टेबलस्पून इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जब वो बिल्कुल रेडी हो जाए, एंड में उसको खोया डालें, पकाएं 1-8 मिनट, उसके बाद एंड में खोए के साथ मिक्स नट्स। ज़बरदस्ती हमारी ये आज की डिश भी तैयार है। प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो गया है, हमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।